मैं सनी पांडे लक्ष्य पीएस चैनल पे आज आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कि एसए को हम बेहतर कैसे लिखें, इसको हम यूपीएससी टॉपर रही 2017 बैच की 350 रैंक हासिल किए हुए साक्षी गर्ग मैम की कॉपी से सीखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक पर आने से पहले आपके लिए हम एक सुझाव देना चाहेंगे कि जब भी हम एसए के राइटिंग को स्टार्ट करते हैं तो यूपीएससी के दिए गए सिलेबस आपको दिमाग में ज़रूर रहने चाहिए। यूपीएससी ने अपने सिलेबस में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है, उसने अपने सिलेबस में लिखा है कि उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें तथा विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करें और संक्षेप में लिखें। फिर प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए उन्हें अंक प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, इस सिलेबस को पढ़ने के बाद हमारे सामने 5 बातें निकल के आती हैं। पहली बात यह है, यूपीएससी आपसे चाहता है कि अगर आप एसए लिख रहे हैं तो विषय पर ही केंद्रित रहें। विषय पर ही केंद्रित रहने का मतलब होता है कि विषय की मूल भावना से स्वयं को जोड़े रखें। संपूर्ण निबंध का जो झुकाव है वो निरंतर विषय की ओर ही बने रहने चाहिए। परीक्षक को ऐसा न प्रतीत हो कि आपसे क्या पूछा गया है और आप क्या लिख रहे हैं। दूसरा है विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करना। दोस्तों, इसका मतलब होता है अभी तक आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, आपके जो अनुभव है, उसको निचोड़ आपको इस पेपर में देना होता है। अगर आपके सोचने का ढंग अव्यवस्थित और बहुत ही उलझाऊ है तो इसका इफेक्ट आपके निबंध पर पड़ेगा। बहुत से अभ्यर्थी विचारों की दृष्टि से बहुत समृद्ध होते हैं, परंतु निबंध लिखते समय उनके विचारों को क्रमबद्धता न होने के कारण, व्यवस्थित न होने के कारण वो अपनी बातों को सही रूप से सुनियोजित रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसकी स्थिति उसी प्रकार से हो सकती है जैसे कहीं की ईंट तो कहीं की रोड़ा वाली स्थिति हो जाती है। तो दोस्तों, आप सुनियोजित रूप से तभी लिख पाएंगे जब आपके दिमाग में एक अच्छा सा उस एस्से से संबंधित खाका होगा, जैसे प्रासंगिक उदाहरण, उक्तियां, पंक्तियां, फैक्ट, डायग्राम, चार्ट, डाटा, इन सब चीज़ों का समन्वय आपके निबंध में दिखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, संक्षेप में लिखना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब लिखा होता है कम लिखें लेकिन इफेक्टिव लिखें। क्योंकि दोस्तों हमारे पास बहुत ही कम समय होता है, 3 घंटे में हमें 2 निबंध को लिखना है। अगर आप शब्द सीमा का उल्लंघन करते हैं, आप संक्षेप में लिखने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आप अपने पेपर को पूर्ण रूप से पूरा ही नहीं कर पाएंगे। चौथा पॉइंट लिखा है प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका जो निबंध लेखन है वो बहुत ही फ्लो में चलना चाहिए, यानी निबंध का प्रवाह, आपकी भाषा शैली बहुत ही सहज होनी चाहिए। परीक्षक को ऐसा लगे कि वह आपके निबंध को जब पढ़ रहा है तो उसे कहीं पर रुकना नहीं पड़ रहा है। अर्थात जब परीक्षक आपके निबंध को पढ़ना चालू करे तो वो अंत तक पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए, और ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आपके निबंध लेखन में प्रवाह होगा। दोस्तों, प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति का दूसरा मतलब होता है कि संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने विचारों के बीच बहुत ही संतुलित उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। ऐसा ना हो कि आप कहीं पर ज़्यादा पक्ष में दिखा दें तो कहीं कम विपक्ष में दिखाएं। आपका जो आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट होगा ऐसे में, वो एकदम मिडिल पथ होगा, यानी मध्यम मार्गी दृष्टिकोण होगा। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति का एक तीसरा पहलू है कि हमें सभी पहलुओं को कवर करना है, तभी आपका निबंध लेखन प्रभावी होगा। कहने का सेंस है, आप कोई भी निबंध लिख रहे हैं तो आप देखें कि उसके किस किस डायग्राम को हम कवर कर सकते हैं। जैसे अगर कोई निबंध को आप कवर कर रहे हैं तो एक सामान्य परिधि जो हमें कवर करनी चाहिए उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे टोटल 7 से 8 पॉइंट आपके सामने मैं रख रहा हूँ। दोस्तों, पहला पॉइंट है कि आप किसी भी निबंध को जब लिखें तो उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, दार्शनिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यावरणीय, लैंगिक, इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर कवर करते हुए चलें।
साथ ही साथ जब इन बिंदुओं को आप कवर करें, इनके समक्ष आने वाली जो समस्याएं हैं दोस्तों, उनको आप समझाने की कोशिश करें कि किस प्रकार से इन समस्याओं पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों हमारी ये है कि आपका निबंध जो हो वो बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक नज़रिया होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए और निराशापूर्ण निष्कर्ष लिखने से बचें। दोस्तों बात आती है भूमिका कैसे शुरुआत करें। दोस्तों भूमिका लिखने के तरीकों को लेकर सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है, क्योंकि भूमिका लिखने का कोई एक फार्मूला है ही नहीं है कि एक फार्मूला सेट है, ऐसा कुछ नहीं है। भूमिका लिखने का मतलब होता है कि भूमिका लिखने के समय आपकी मौलिकता जरूरी है दोस्तों। भूमिका का दोस्तों मतलब होता है प्रियम्बल, प्रस्तावना। आप देखते होंगे जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम प्रस्तावना पढ़ के ही समझ जाते हैं कि हमारे संविधान में एक सामान्य नागरिक को क्या क्या चीज़ें प्रदान की गई हैं। पूरा प्रस्तावना पढ़ने के बाद हमें पूरे संविधान का एक प्रतिबिंब हमारे आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से आपका जो एस्से का दोस्तों प्रियम्बल होगा, यानी जो आपका भूमिका होगा, वो एक प्रकार का संविधान का प्रस्तावना होगा, जिसको पढ़ने के बाद परीक्षक ये समझ जाए कि आप अपने बातों को में आगे क्या क्या बातें कहने वाले हैं। मुझे लगता है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट बात आती है लेखन शैली व प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए। दोस्तों लेखन शैली आपको जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही प्रवाह होना चाहिए, बातों में आपके अस्पष्टता होनी चाहिए, बातें जो आप लिख रहे हैं उनमें हमेशा सकारात्मक नज़रिया दिखना चाहिए, आशावादी हमेशा बने रहें, हमेशा आपके अंदर ऐसा रहे कि आगे क्या करने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, ये हमेशा एग्जामिनर के अंदर रुचि आप पैदा किए रहें। जैसा कि मैंने कहा सेकंड पहलू प्रस्तुतिकरण का। दोस्तों प्रस्तुतिकरण का मतलब ये होता है कैसे, जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि भोजन कैसा बना है और कैसा परोसा गया है, ये दो अलग अलग बातें हैं। दोस्तों भोजन कैसा बना है एक अलग बात है और भोजन कैसा परोसा गया है ये एक अलग बात है। दोस्तों भोजन कैसा भी बना हो, लेकिन अगर उसको परोसा सही गया है तो दोस्तों वो देखने में बड़ा ही रुचिकर लगता है। और भोजन कहीं अच्छा बना है और उसको सही ढंग से परोस भी दिया गया तो दोस्तों वो तो सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। यानी आपके पास कितने भी विचार हों, आपके पास कितने भी फैक्ट हों, आपके पास कितना भी तर्क हो, लेकिन अगर आप कितना भी श्रेष्ठ और प्रभावी आंसर लिखने के लिए माहिर हों, लेकिन दोस्तों यदि आपने उसके प्रस्तुतिकरण में सही रूप से लेखन शैली इस्तेमाल नहीं की तो दोस्तों उस निबंध का कोई फिर औचित्य नहीं रह जाता है। आपका जो निबंध होता है दोस्तों वो बहुत ही तीतर बीतर दिखने लगता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को हम इनके कॉपी में देखने की कोशिश करेंगे कि क्या जो मैं बता रहा हूँ क्या इन्होंने अपने कॉपी में लिखा है या नहीं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं साक्षी गर्ग मैम की कॉपी और इनके निबंध से हम कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों साक्षी गर्ग मैम ने तीसरा निबंध लिखा है, यदि आप एक वर्षीय समाधान चाहते हैं तो बीज बोएं। बहुत बारीकी से पढ़िएगा। एक वर्षीय समाधान चाहते हैं तो बीज बोएं, यदि 5 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो वृक्ष लगाएं, लेकिन यदि पीढ़ीगत समाधान चाहते हैं तो नारी को शिक्षा प्रदान करें। दोस्तों आपका निबंध लेखन कई प्रकार से हो सकता है। निबंध लेखन आप किसी कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं और किसी कहानी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, या किसी फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, या किसी योजना अगर आपको याद आ रही है, कोई डाटा याद आ रहा है तो वहाँ से आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं, या कोई डायग्रामेटिक वे बना के आप शुरू कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों इन्होंने कैसे स्टार्ट किया है। दोस्तों ये निबंध है, यदि आप एक वर्षीय समाधान चाहते हैं तो बीज बोएं, यदि 5 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो वृक्ष लगाएं, पर यदि आप पीढ़ीगत समाधान चाहते हैं तो नारी को शिक्षा प्रदान करें। दोस्तों इन्होंने स्वामी विवेकानंद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लिखी है, एक पुरुष के पढ़ने से एक व्यक्ति शिक्षित होता है, पर एक स्त्री के पढ़ाने से पूरा परिवार शिक्षित होता है। दोस्तों देखिए इन्होंने पूरा का पूरा एक निबंध का जो सार था ना दोस्तों, उन्होंने मैंने क्या कहा कि स्टार्टिंग बहुत ही इफेक्टिव होनी चाहिए। क्वेश्चन था एक वर्षीय समाधान चाहते हैं तो बीज बोएं, 5 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो वृक्ष लगाएं, यदि पीढ़ीगत समाधान चाहते हैं तो नारी को शिक्षा प्रदान करें। तो नारी की शिक्षा से ही इन्होंने अपने बातों को स्टार्ट कर दिया कि एक पुरुष को पढ़ाने से सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन एक स्त्री को पढ़ाने से पूरा परिवार शिक्षित होता है। अब दोस्तों इसी निष्कर्ष जो इन्होंने कोटेशन डाला है, इसी के आधार पर देखिए इन्होंने आगे लिखने की कोशिश की होगी। देखिए वस्तुतः स्वामी विवेकानंद का यह कथन नारी शिक्षा को समर्पित है और इसकी प्रासंगिकता को चरितार्थ करता है। हमारे देश में समय समय पर नारी शिक्षा बुद्धिजीवियों के बीच वाद विवाद का विषय रहती है। सदैव महिला शिक्षा पर सरकार द्वारा, समाज द्वारा, विद्वानों द्वारा बल दिया जाता है, चिंता जाहिर की जाती है। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या नारी शिक्षा में इतना बल है कि वह 1 वर्षीय 5 वर्षीय नहीं अपनी पीढ़ी का समाधान कर सकती है। कितना बढ़िया इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसी को उठा के यहाँ रख दिया है।
इस प्रश्न का उत्तर देने हेतु हमें प्राचीन इतिहास संस्कृति लेखों से प्राप्त उदाहरणों का सहारा लेना प्रासंगिक होगा। यदि हड़प्पा सभ्यता पर विचार करें तो मात्र सत्तावादी समाज था, नारी स्थिति अच्छी थी और यह सभ्यता सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक रीत और पर्यावरणीय दृष्टि से अति उन्नत थी। आगे वैदिक समाज में देखें तो गार्गी, अपाला जैसी विदुषी कन्याओं पर प्रसंग प्राप्त होता है और सामाजिक दशा पर विचार करें तो उत्कृष्ट सत्तावादी समाज होने के बावजूद सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का अभाव था। वह कन्या को कभी भी दुख का कारण नहीं माना जाता था। देखिए दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे इनको वो दिया गया है कि विभिन्न कालों में महिलाओं के योगदान को उदाहरणों के साथ और स्पष्ट करें। स्वतंत्रता प्राप्त महिलाओं का योगदान। फिर दोस्तों इन्होंने लिखा है आगे कि कालांतर में उत्तर वैदिक काल में महिला स्थिति पतित हुई, उसे शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया और इसी सामाजिक अराजकता के विरोध में उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय हुआ। दोस्तों जैसा आपको पता होगा कि जब हम हड़प्पा सभ्यता से जैसे जैसे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, गुप्त, गुप्तोत्तर, मौर्य, मौर्योत्तर जैसे दोस्तों आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, मौर्य, मौर्योत्तर के बाद फिर गुप्त, गुप्तोत्तर काल तक आगे बढ़ते हुए जब जाते हैं, देखिए औरत की जो स्थिति होती है दोस्तों उसमें लगातार डिक्लाइन देखने को हमें मिलता है। तो दोस्तों उसी उसी को यहाँ पे उन्होंने कोट करने की कोशिश कर रही हैं। तो यहाँ पे इनको एक वो दिया गया है कि आप मतलब जो विभिन्न कालखंड हैं उनमें औरतों की स्थितियाँ क्या थी उसको और स्पष्ट करें, साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति में महिलाओं के योगदान को ही बताएं। फिर देखिए दोस्तों इन्होंने लिखा आगे मौर्य काल में विदेशी कन्याओं का वर्णन मिलता और संपन्नता और वैभव का भी, परंतु जैसे जैसे हम मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर काल की ओर बढ़ते हैं महिला स्थिति प्रतीत होती है। महिलाओं को शिक्षा जैसे बहुमूल्य अधिकार से वंचित कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप समाज कई समस्याओं से घिर गया, आर्थिक विकास बाधित हो गया और पूरी सभ्यता पतन हो गई। दोस्तों देखिए अब इन्होंने दिखाया है कि सामाजिक आर्थिक प्रगति में महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच दोस्तों कैसी हुई है। देखिए दोस्तों पहले स्थिति सही थी, फिर डिक्लाइन की ओर गई, फिर उठी, फिर डिक्लाइन की ओर गई। अब दोस्तों देखिए 21वीं सदी में देखिए ऊपर की ओर जा रही है, यानी उठती हुई नजर आ रही है। उपरोक्त विशेषण व ग्राफ से तो स्पष्ट है कि महिला शिक्षा और सामाजिक आर्थिक समस्या समाधान के बीच समानुपाती संबंध है। इस प्रकरण को वर्तमान भारतीय समाज और भारत सरकार के प्रयासों परिणामों के संदर्भ में देखें तो सरकार द्वारा किए जा रहे समाधान लघुकालिक प्रतीत होते हैं। उदाहरण स्वरूप वर्तमान व्याप्त समस्याओं के समाधान हेतु इंदिरा गांधी मातृत्व सुरक्षा योजना, देखिए दोस्तों इन्होंने इंपॉर्टेंट डाटा के साथ इंपॉर्टेंट योजनाओं को कोट किया है। माँ कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम, पर्यावरणीय संरक्षण कार्यक्रम, दहेज तथा निषेध का कानून, घरेलू हिंसा निवारण कानून, आर्थिक विकास हेतु उड़ान योजना, स्टार्टअप स्टैंड अप अभियान, निर्गत अभियान और दोस्तों ऐसे बहुत से अभियान को लिखी योजनाएं लिखी हैं, परंतु फिर भी इन प्रयासों के परिणाम तात्कालिक तो हैं, दीर्घकालिक नहीं दोस्तों। तो फिर क्या दीर्घकालिक सतत व समावेशी तीव्र विकास के उदाहरणों को पूरा करने हेतु हमें महिला शिक्षा पर ध्यान देना होगा। दोस्तों इनको यहाँ पे दिया गया है कि एक शिक्षित महिला के महत्व को और स्पष्ट करें, विकास में योगदान को स्पष्ट करें। फिर है सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो एक शिक्षित महिला बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, निषेध जैसी अतार्किक रूढ़ियों को तार्किकता के आधार पर दोस्तों खंडित करती है या परखेगी और अतार्किक पाए जाने पर स्वयं इसका तिरस्कार कर देगी। समाज में देखा गया है महिला ही महिला के विरुद्ध इस तरह के अत्याचार करती है। उदाहरणस्वरूप वधु को पुत्र न होने पर उसे अक्षम कुंड करार दिया जाता है, जबकि शिक्षित महिला ऐसा नहीं करेगी। पढ़ी लिखी महिला विषाणु, कीटाणु आदि के संक्रमण समझते हुए अत्यधिक सतर्क रहेगी। उसके द्वारा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिससे एक और स्वच्छ भारत अभियान की संकल्पना वो सत्य होगी। दूसरी ओर डायरिया, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों से भी निजात मिलेगी। शिक्षित महिला द्वारा सही समयांतराल पर गर्भाधान का ध्यान रखा जाएगा। सही खुराक, स्तनपान, टीकाकरण आदि के परिप्रेक्ष्य में सतर्क रहने से मातृत्व मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, कुपोषण, पोलियो ये समस्या कम हो जाएगी। ऐसे में जननी सुरक्षा योजना, 2 बूंद जिंदगी की, माँ कायाकल्प जैसे लघुकालिक कार्यक्रमों की भी आवश्यकता नहीं होगी। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो शिक्षित महिला स्वयं अपनी आजीविका कमाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर सशक्तिकरण होगी, अपने साथ साथ देश के विकास में योगदान देगी। देखिए इन्होंने जो एक रिपोर्ट का जिक्र किया है, देखिए उन्होंने बता दिया है किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं अपनी बातों को रख रही हूँ। तो दोस्तों आप कोई भी तथ्य आप रखें तो उसका सोर्स जरूर दें और सोर्स जो हो थोड़ा ऑथेंटिक हो, ठीक है। फिर है प्रशासन में महिला की सहभागिता बढ़ेगी। महिला सहभागिता से प्रशासन में करुणा, संवेदना, भावुकता, दया, सहनशीलता, दूरदर्शिता आदि नारीत्व गुणों का समावेश होगा। तो दोस्तों इन्होंने गांधी जी का एक कोटेशन रखा कि जिस समाज में नारीत्व के गुणों का समावेश हो गया है उसे आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ऐसे दोस्तों बीच बीच में आप कोटेशन को यूज कर सकते हैं जिससे आपके क्वेश्चन में जुड़ाव भी लगे। ऐसा ना हो कि आप कोई भी कोटेशन उठा के रख रहे हैं, उससे क्वेश्चन का आप एक लिंकेज होना चाहिए। फिर है दोस्तों कि पंचायत में आज महिला आरक्षण से भागीदारी तो बढ़ी है, परंतु वे अभी भी पति के पीछे से कार्य करती हैं। शिक्षित प्रशिक्षित महिला अपने अधिकार व कर्तव्यों को भलीभांति समझकर आत्मनिर्भर होकर शासन कर सकती है। आयाम
पर्यावरण से भी जुड़ जाता है। वस्तुतः शिक्षित नारी पर्यावरण के महत्व को तार्किक रूप से समझेगी और इसका संरक्षण करेगी, तब सरकार को उज्ज्वल जैसी योजनाओं की आवश्यकता होगी। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये सारे डायमेंशन को कवर कर रही हैं। पर्यावरण देखिए मानव को भी इन्होंने कवर कर लिया है। फिर है, इस संदर्भ में नारी शिक्षा की प्रसन्नता को समझते हुए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों देखिए इन्होंने डायग्राम, जैसे मैंने कहा आपकी, आप डायग्राम फ्लो चार्ट शुरुआत में बताया मैंने, आप यूज कर सकते हैं। देखिए यही है, बेटी बचाओ, उड़ान योजना, किरण योजना आदि योजनाओं को उन्होंने जिक्र किया है इसमें। फिर है, यद्यप अभी भी इस दिशा में अनेक चुनौतियां हैं। देखिए दोस्तों, इन्होंने आगे एनएसएस के आंकड़ों का प्रयोग किया है प्राथमिक शिक्षा में। फिर देखिए दोस्तों, उच्च शिक्षा में पहुंचते पहुंचते यह अति न्यून हो जाता है। समाज में ऐसी मनोवृत्ति बनी हुई है कि लड़कियों को मात्र काम भर की शिक्षा ही प्राप्त करनी चाहिए, शिक्षा पर ज़्यादा निवेश करना फिजूल खर्ची होगा। विद्यालयों की घरों से दूरी, पृथक शौचालय की अनुपस्थिति आदि भी इस परिप्रेक्ष्य में बाधक है, जिसके समाधान की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में माता पिता बच्चों की काउंसलिंग कराई जाए। केस स्टडी, हरियाणा में सिविल सोसाइटी व गैर सरकारी संगठन की मदद से लोगों को नारी शिक्षा हेतु मोबाइलाइज किया गया, जिससे सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। इसके साथ ही पृथक शौचालय, पर्याप्त महिला शिक्षा उपस्थिति, सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा संस्थानों में भी अनुपात संतोषजनक रखते हुए लड़कियों को कुछ इंसेंटिव्स प्रदान किए जाने चाहिए। केस स्टडी देखें तो बिहार में उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी कर चुकी लड़कियों को साइकिल प्रदान की गई, ताकि वे थोड़ी दूरी पर स्थित उच्च विद्यालय तक सुलभता से पहुंच सकें और परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी में उत्थान देखा गया। इसके अलावा पाठ्यक्रम में किरण बेदी, चंदा कुजूर जैसी सफल महिलाओं की जीवनी शामिल की जानी चाहिए, जिससे लड़कियां इनसे प्रभावित होकर स्वयं भी ऐसी ही बनने के प्रेरित हों। वस्तुतः इस प्रकार से हम नारी शिक्षा स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकेंगे और देश में व्याप्त अनेक समस्याओं का समाधान करना संभव होगा। इस परिप्रेक्ष्य में कार्ल मार्क्स ने भी कहा, किसी देश की स्थिति का अनुमान वहाँ की नारी शिक्षा को देखकर भली बात लगाया जा सकता है। दोस्तों इस प्रकार से इन्होंने देखिए कितना शानदार निबंध लिखा है और कितना बेहतरीन इन्होंने कंक्लूजन दिया है। और जो कंक्लूजन है देखिए, उन्होंने पूरा आशावादी कंक्लूजन दिया है। साथ ही साथ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ इन्होंने महत्वपूर्ण फैक्ट को भी दिया है। इनका देखिए दृष्टिकोण, देखिए बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण इन्होंने बनाया है। इनका जो विषय वस्तु है उसका दायरा भी देखिए काफ़ी व्यापक है। साथ ही साथ इन्होंने निबंध में महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर किया है, सोसाइटी को भी कवर कर लिया है इन्होंने। साथ ही साथ इन्होंने ऐतिहासिक पहलू को भी कवर किया, इन्होंने अर्थव्यवस्था के पहलू को भी ध्यान दिया, इन्होंने पर्यावरण को भी ध्यान दिया। दोस्तों इन्होंने सारी बातों को एकदम बैलेंस करके लिखने की कोशिश की है। दूसरी बात दोस्तों, इनका जो विचार है दोस्तों वो बहुआयामी है। व्यापक संतुलित विचार प्रस्तुत करते हुए इन्होंने अपनी लेखन शैली और प्रस्तुतिकरण में दी है। दोस्तों इन्होंने देखिए अपनी बातों को पैराग्राफ में, छोटे छोटे पैराग्राफ में कहने की कोशिश की है और इनके निबंध लेखन में अशुद्धियाँ बहुत कम हैं। भाषा वर्तनी की काट छाट ज़्यादा देखी नहीं है। बड़े पैरा इन्होंने नहीं लिखे हैं, संतुलित जुड़े हुए पैरा जो लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ देखिए इनकी जो भाषा शैली है बहुत ही सरल है, यांत्रिक भाषा का इन्होंने प्रयोग नहीं किया है। हिंदी के निबंध दोस्तों वैसे भी अन्य भाषा जैसे अंग्रेजी के प्रयोग से बचें। स्वच्छ और स्पष्ट लिखावट देखिए इनकी दिखी रही है आपको। तो दोस्तों इस प्रकार से इन्होंने जिस प्रकार महत्वपूर्ण उदाहरणों, केस स्टडी, कोटेशन आदि को रेखांकित करते हुए अपनी बातों को बहुत ही संतुलित वे में समाप्त किया दोस्तों, इसी प्रकार से आप एक प्रभावी निबंध लेखन लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट हम किसी नए टॉपिक पे दोस्तों आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय।